हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियांशु और स्पेस। जब भी आप स्पेस की पिक्चर्स देखते हैं तब पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है, वाओ लुक एट दोस ब्यूटीफुल पिक्चर्स। लेकिन असलियत ये है कि अगर यही पिक्चर्स हम स्पेस में लेके जाएं और उन्हें साइड बाय साइड देखें तो नज़ारा बहुत ही अलग होगा। और मैं नज़ारा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्पेस के सारे ऑब्जेक्ट्स को आप जिस कलर में इमेजिन कर रहे हो वो कलर्स तो स्पेस में एक्चुअली मौजूद ही नहीं है। सो आखिर वो कौन से कलर में है? सो फ्रेंड्स, नासा के फोटोज के अनुसार मर्क्यूरी कुछ इस तरह का दिखता है, पर रियलिटी में उसका कोई एटमॉस्फेयर ना होने के कारण रॉकी सरफेस उसका असली कलर है, यानी कि ग्रे कलर। इनफैक्ट हमें दिखाए जाने वाले कई सारे फोटोज भी फेक ही हैं। एक्चुअली में फ्रेंड्स, प्लैनेट्स का कलर डिपेंड करता है उनके सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में। दरअसल यहाँ पर जिस एलिमेंट या गैसेस की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी, प्लैनेट भी वही कलर का दिखाई देगा। वीनस की ही बात ले लो। वीनस जिसका सरफेस हम स्पेस से नहीं देख सकते, पर फिर भी नासा ने इसकी एक इमेज बताई जिसे लोग समझने लगे कि ओह, तो वीनस ऐसा दिखता है। पर जब और रिसर्चेस होते गए तब पता चला कि वीनस का सरफेस इज नथिंग बट उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट यूरिक एसिड क्लाउड्स इस तरह का दिखता है। पर क्यों साइंटिस्ट हमें ऐसे इमेजेस दिखाते हैं जो रियलिटी में मौजूद है ही नहीं? आखिर क्या है इसके पीछे का राज? सो फ्रेंड्स, इसके पीछे साइंस है। आप सभी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में तो पता ही होगा। जिन लोगों को नहीं पता होगा मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का उनके वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन। इस स्पेक्ट्रम में हम सिर्फ विजिबल लाइट को ही देख सकते हैं, पर स्पेस में तो सभी तरह के लाइट्स मौजूद हैं, जैसे कि गामा रेडिएशन, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, जो हमारी आंखों को दिखाई नहीं देती। पर इसका मतलब ये नहीं है कि लाइट्स स्पेस में एक्सिस्ट ही नहीं करती, बस हमें इन लाइट्स का कलर ही पता नहीं होता है। कुछ वैसे ही जैसे हमारे आने वाले कल में, हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है वो पता नहीं होता है। और फ्रेंड्स, यही वो कारण है जिसके लिए साइंटिस्ट हमें ऐसे इमेजेस बनाकर देते हैं जिसके कलर्स को आप इजीली डिटेक्ट कर पाएं और इजीली याद भी रख सकें। सो ये कलर्स आखिर बनते कैसे हैं? स्पेस के फोटोज के लिए हबल स्पेस टेलीस्कोप स्पेस में लॉन्च किया गया था, पर ये टेलीस्कोप सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में ही इमेजेस साइंटिस्टों को भेजता है और फिर साइंटिस्ट इमेजेस में डिफरेंट फिल्टर्स यूज करके एक कलरफुल इमेज बनाते हैं, क्योंकि ह्यूमन आइज की फोटो रिसेप्टर सेल सिर्फ रेड, ग्रीन और ब्लू वेवलेंथ ही समझ सकते हैं। और इसीलिए साइंटिस्ट ये 3 फिल्टर्स का यूज करके ये 3 अलग अलग इमेजेस रेडी करते हैं, जिसके बाद उसके कॉम्बिनेशंस को मिलाकर एक फाइनल इमेज को हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है। बट फ्रेंड्स, यहाँ सिर्फ प्लैनेट्स ही नहीं, आप इसे ही देख लो। ये है अपना मिल्की वे, जो देखने में इतना कलरफुल दिख रहा है, पर सुनकर दुख होगा बट ये आपके साथ किया हुआ एक स्कैम है, क्योंकि मिल्की वे तो इतना कलरफुल है ही नहीं अगर आप उसे अपने आंखों से देख लो। यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग के फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर जेफरी न्यूमैन ने 100 से भी ज्यादा गैलेक्सीज के ऑब्जर्वेशंस लिए, जिसमें उन्हें पता चला कि मिल्की वे दिखने में स्नो की तरह दिखाई देता है, यानी मिल्की वे का एक्चुअल कलर प्योर व्हाइट है और इसीलिए शायद इसका नाम भी पड़ा होगा मिल्की वे। इतना ही नहीं बल्कि हम देखते आए हैं ब्राइट एंड कलरफुल नेब्यूलास को। ये डस्ट और गैसेस के बड़े बड़े क्लाउड्स होते हैं, वो भी एक्चुअली में इतने ब्राइट नहीं होते हैं। फोटोज में वो आपको एक रेनबोज की तरह दिखाई देंगे और बहुत से लोग जैसे कि मैं इनके वॉलपेपर्स भी रखते हैं क्योंकि एक ड्रीमी सा लुक आता है। बट अगर आप उसे टेलीस्कोप से देखोगे ना, तब वो आपको चमकीले और अलग अलग कलर में दिखाई देंगे। एंड जैसे ही आप उनके पास जाने लगोगे तब आपको समझ आएगा कि नेब्यूला मोस्टली रेड कलर के होते हैं और ये कलर भी उनमें मौजूद स्टार्स के वजह से उन्हें मिलता है, यानी जो कलर स्टार्स एमिट करेगा वही कलर नेब्यूला का भी होगा। इसके अलावा वो जितने क्रीमी और कंडेंस्ड हमें दिखते हैं उतने होते नहीं हैं। सो चलो, ये तो हो गई ऐसे इमेजेस की बात जिसके एटलीस्ट कलर तो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन साइंटिस्टों ने हमें ऐसे कई चीजें बताई जिसकी थ्योरी तो हमें पता है, बट वो चीज एक्सिस्ट करते हैं या नहीं इसकी कोई खबर नहीं है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है व्हाइट होल। 1978 में व्हाइट होल काफी चर्चे में आया था। उन्होंने ऐसा मान ही लिया था कि अगर ब्लैक होल्स होते हैं तो इसका मतलब व्हाइट होल्स भी होते हैं, पर इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए उनके पास कोई इमेज ही नहीं था और इसीलिए लोगों ने मान लिया कि व्हाइट होल्स अनस्टेबल हैं और शायद ऐसे नॉर्मली एक्सिस्ट भी नहीं करते होंगे। और इसके बाद इसकी चर्चा कम होने लगी एंड सो फार
कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल सोर्स को व्हाइट होल्स कैप्चर कर पाने में सफलता नहीं मिल पाई है। बट उसके बाद साल 2006 में हुआ गैमा रे बर्स्ट, ये घटना हमें वापस ले आई व्हाइट होल्स पर। बेसिकली गैमा रे बर्स्ट यूनिवर्स के मोस्ट एनर्जेटिक एक्सप्लोजन्स में से एक है, जिसे 2006 में ऑब्जर्व किया था एलन रेटर और श्लोमो हेलर ने। उनके हिसाब से सभी गैमा रे बर्स्ट सिर्फ ऐसी जगह पे होते हैं जहां स्टार फॉर्मेशन लो होता है, पर GRB 060614 के केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इसीलिए उन्होंने इसके बाद सोचा कि ये बर्स्ट भी एक व्हाइट होल हो सकता है जो काफी ज्यादा एनर्जी रेडिएट कर रहा है, पर वो व्हाइट होल है या नहीं इसके पता आज तक नहीं चल पाया है। सो बेसिकली अब तक ये बस एक थ्योरी है। आपको क्या लगता है भाई लोग, क्या व्हाइट होल सच में एक्सिस्ट करते हैं या फिर नहीं? क्या हम फ्यूचर में उनके होने को कंफर्म भी कर पाएंगे? अब दूसरी चीज जो इमेजिनरी और थ्योरेटिकली एक्सिस्ट करती है वो है स्टार कॉन्स्टलेशन। अब आई नो ये थोड़ा बेसिक है, लेकिन हम इंडियंस के लिए ये जानना जरूरी है दैट कॉन्स्टलेशंस आर नॉट रियल। कॉन्स्टलेशन को रियल ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि इमेजिनरी बाउंड्रीज है जिन्हें फार्मर्स, पोएट्स और एस्ट्रोनॉमर्स ने 6000 साल या उससे भी पहले अपने फायदे के लिए बनाया था। और तीसरी बात है सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर यानी ग्रुप ऑफ क्लस्टर्स, लानिया का सुपर क्लस्टर जिसे हम अपना होम क्लस्टर मानते हैं, जो एक ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ गैलेक्सी है और जिसमें हम जानते हैं कि वो 1 लाख से भी ज्यादा गैलेक्सीज के साथ जुड़ा हुआ है। बट यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है, जिसे सुपर क्लस्टर अब तक हम मानते आए हैं दरअसल वो रियल है ही नहीं। यस, दे आर नॉट रियल। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोफिजिसिस्ट ईथन सीगल, द टर्म सुपर क्लस्टर इज मीनिंगलेस। उनके हिसाब से हम ऐसे यूनिवर्स में रहते हैं जो सिर्फ मैटर से ही बना हुआ है। हम एक ऐसे यूनिवर्स में रहते हैं जहां स्पेस की इंटरनल एनर्जी और डार्क एनर्जी भी इंक्लूडेड है, और यही एनर्जी सुपर क्लस्टर के कॉन्सेप्ट को भी चेंज कर देती है। क्यों? क्योंकि जब यूनिवर्स फॉर्म हो रहा था तब स्ट्रक्चर्स धीरे धीरे ग्रो हो रहे थे, गैलेक्सीज मर्ज हो रहे थे और क्लस्टर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। पर थोड़े टाइम बाद जब ये सारे चीज एक्सेलरेट होना शुरू हो गई, तब इंस्टेड ऑफ एक्सपेंशन चीजें एक दूसरे से दूर जाने लग गई। सो इसका मतलब ये हुआ कि स्पेस में सिर्फ ऐसी ही चीजें एक्सपेंड होगी जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है, और यही एक कारण है कि गैलेक्सीज और क्लस्टर्स तो दिखेंगे पर वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहेंगे, यानी कि वो सुपर क्लस्टर नहीं बनेंगे, बिकॉज शॉर्ट डिस्टेंसेस में ग्रेविटी अपना काम कर रही है और एक गैलेक्सी और एक क्लस्टर को आपस में बनाए रख रही है। बट देन लॉन्ग रेंज डिस्टेंसेस में डार्क एनर्जीज ज्यादा तेजी से एक्सेलरेट कर रही है और नतीजन क्लस्टर्स का ही बनना पॉसिबल है एंड ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज एंड स्मॉलर स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, बट सुपर क्लस्टर इज नॉट पॉसिबल। ये सिर्फ इमेजिनेशन का ही खेल है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ फेक दे आर। वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो कमेंट बॉक्स पे अपनी राय जरूर दीजिएगा, और अगर इसी तरह से इंटरेस्टिंग एक्सप्लोरिंग साइंस वीडियोस चाहिए तो ब्रूस वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब, साथ साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।